अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है टेंशन और एक्सेलरेशन। इसमें हमने टेंशन और एक्सेलरेशन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले टेंशन क्या होती है। अगर आपके पास एक बॉडी के आपने क्या किया जी, रस्सी के साथ लटका दिया, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट आएगा और रस्सी में जो टेंशन होगी वो अपवर्ड करेगी, ठीक है। वेट और टेंशन जो दोनों की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ये जो टेंशन है इस वेट की वजह से पैदा हो रही है। ये वेट किसका, इस बॉडी का, ठीक है, इसका कोई ना कोई मैस होगा। और टेंशन ये जो पैदा हो रही है ये फोर्स की ही फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द फोर्स प्रोड्यूस इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन, यानी खींची हुई स्ट्रिंग में, तनाव की हुई स्ट्रिंग में जो स्ट्रेच पैदा होगी उसको आप टेंशन कहेंगे। अब हमारे पास जो पहला केस है, वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच टू द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग, जो कि दो बॉडीज़ को स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया और वो स्ट्रिंग जो सी है पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुल्ली, ठीक है। अब स्टेटमेंट के मुताबिक जो डायग्राम आपके पास बनेगी वो ये आ गई, आपके पास ये पुल्ली आ गई, इसके साथ आपने एक बॉडी लटका दी, इसको M2 का नाम दे दिया और इधर आपने एक बड़ी बॉडी लटका दी जिसको M1 का नाम दे दिया, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि M1 आप यानी कि बड़ा लें और M2 आप M2 को भी बड़ा ले सकते हैं, लेकिन बुक में M1 को ज़्यादा बड़ा मैस क्या हुआ इसलिए M1 को कह दिया। तो केस 1 में यानी M1 जो होगा वो आपने बड़ा लेना है M2 से, ठीक है। अब इसका जो वेट है W1 नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और इसका वेट W2 वो भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। इन दोनों में जो टेंशन है वो सेम है और अपवर्ड है उसके, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ आ रही है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं कहता हूँ बॉडी A और इसको कहता हूँ बॉडी B। तो फॉर बॉडी A या फॉर ऑब्जेक्ट A, ऑब्जेक्ट A के लिए जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स क्या है जी, वेट और टेंशन दो फोर्सेस लग रही हैं तो नेट फोर्स इनका सम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है तो एक के साथ माइनस आ जाएगा। अब माइनस किसके साथ आएगा जी, जो छोटी फोर्स होगी। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रही है तो वेट ज़्यादा है, टेंशन कम है, तो नेट फोर्स आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, इसको F1 का नाम दे देंगे। नेट फोर्स आ जाएगी W1 माइनस T के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब W1 माइनस T आ गया। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F किसके बराबर होता है ma के, यानी यहाँ पे F1 किसके बराबर आ गया, M1a के बराबर आ गया। इसी तरह W1 किसके बराबर आ जाएगा, M1g के बराबर आ जाएगा। ये वैल्यू पुट कर देंगे, M1a इज इक्वल टू M1g माइनस T। इसको इक्वेशन नंबर कह देंगे हम 1। क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ये किसके लिए आया जी, ये आ गया आपके पास ऑब्जेक्ट A के लिए आ गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट A के लिए आ गया। अब फॉर ऑब्जेक्ट B, ऑब्जेक्ट B, अब डायग्राम में दोबारा देखें, ऑब्जेक्ट B देखें, उस पर भी दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, W2 और टेंशन। अब वो ऊपर की तरफ जा रही है तो नेट फोर्स क्या होगा, इन दोनों का सम होता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो एक के साथ माइनस आ जाएगा। तो माइनस किसके साथ आएगा, अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, टेंशन ज़्यादा है और वेट इसका कम है। तो नेट फोर्स जो होगी W2 वो हो जाएगी आपके पास आ जाएगी F2 इज इक्वल टू W2 टेंशन माइनस W2 यहाँ पे वेट 2 है। अगेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F2 इज इक्वल टू M2a और W2 इज इक्वल टू M2g के। ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, M2a इज इक्वल टू T माइनस M2g। इसको इक्वेशन नंबर कह देंगे आप 2। क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब आपने क्या करना है, आपने ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आपने मालूम करना है टेंशन और एक्सेलरेशन। क्या मालूम करना है, ये टेंशन और एक्सेलरेशन। टेंशन मालूम करने के लिए आपने इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 पर, और एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब पहले हम एक्सेलरेशन मालूम करते हैं, तो क्या करना, हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करना है, 1 प्लस 2 कर देंगे। 1 प्लस 2 करेंगे, जब आप दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड में ऐड होती है, राइट साइड में ऐड होती है। M1a M2a इज इक्वल टू M1g माइनस T प्लस T माइनस M2g। T से कैंसिल हो गया, यहाँ से a कॉमन ले लिया, M1 प्लस M2 आ गया, ठीक है। और बाकी जो वैल्यू बचेगी M1g माइनस M2g, यहाँ से g कॉमन ले लिया तो यहाँ से आपके पास ये आ गया। a की वैल्यू निकाल लें, M1 माइनस M2, M1 प्लस M2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है।
नेक्स्ट आपने क्या मालूम करना है, टेंशन। क्या कहा था ये हमने मालूम करने के लिए, टेंशन 1 और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 पर। जब 1 को इक्वेशन नंबर 2 पर डिवाइड करें, M1A M2A इज इक्वल टू M1G माइनस टी डिवाइडेड बाय T माइनस M2G के, ए से कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे आ गया M1T माइनस M2G इज इक्वल टू M1G माइनस टी मल्टीप्लाई बाय M2। लो ये मल्टीप्लाई M1T माइनस M2G इज इक्वल टू M2G माइनस M2T के। M1T ये माइनस M2T लेफ्ट साइड की तरफ ले जाए, इधर आगे प्लस हो जाएगा। M1 M2G माइनस हो रहा है, ये उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा जी, प्लस, ये प्लस M1 M2T G आ गया। ये दोनों वैल्यू सेम है, ऐड हो गई 2M1 M2G, यहाँ से M1 कॉमन ले लिया, T कॉमन आ गया, T टेंशन, तो इधर आ गया M1 प्लस M2। अब आपने टेंशन मालूम करनी है तो T इज इक्वल टू M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इज इक्वल टू टेंशन। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन भी आ गया, टेंशन भी आ गई। ये जो हमने मालूम करना था वो चीज़ तो आ गई, लेकिन ये जो ऑपरेटर्स हमने सेट किया ना, इसको हम कहते हैं एटवुड मशीन। क्या कहते हैं ये, एटवुड्स मशीन कहते हैं इसको। इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, एटवुड मशीन क्या होती है। एटवुड मशीन अ मशीन विच इज यूज्ड, जिसको इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड, मालूम करने के लिए, क्या मालूम करने के लिए, द वैल्यू ऑफ जी। द वैल्यू ऑफ जी, जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। कैसे मालूम करेंगे, ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन वाला फार्मूला है, इसी से मालूम कर लेंगे जी की वैल्यू। जी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास M1 प्लस M2A डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2। तो इस फार्मूले के तहत आप जी की वैल्यू मालूम कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा केस है, मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग passes our frictionless pulley such that one body moves vertically and other body moves smooth horizontal surface। वो कैसे जी, आप एक टेबल कंसिडर कर लेंगे, ये टेबल आ गई जी, इस टेबल पर आपने एक पुल्ली लगा दी, इस पर एक बॉडी आ गई जो कि टेबल पे पड़ी हुई है, ये बड़ी बॉडी है, और नीचे एक छोटी बॉडी लटक रही है। अगर नीचे हम बड़ी बॉडी रखेंगे तो ये सारी इधर आ जाएगी। ठीक है, नीचे हमें इसलिए स्मॉल रखेंगे, इस पर ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट ए का नाम दे दिया और इसको ऑब्जेक्ट बी का नाम दे दिया। वही सारी बात, इसमें जो डब्ल्यू इसका वेट डाउनवर्ड है, टेंशन इसमें अपवर्ड है, इसमें टेंशन इस तरफ है। ठीक है, और इसका जो एक्सेलरेशन ए वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अब पहले बात करते हैं फॉर ऑब्जेक्ट ए के लिए। ऑब्जेक्ट ए पे जो नेट फोर्स लग रही है, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो नेट फोर्स क्या होगी, M1 इज इक्वल F1 इज इक्वल टू वेट ज़्यादा है माइनस टेंशन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ मोशन के मुताबिक F1 किसके बराबर होगा, M1A के, W1 इज इक्वल टू M1G के। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा M1A M1G माइनस टी के, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ठीक है, अब आते हैं दोबारा ऑब्जेक्ट बी के लिए, फॉर ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट बी पे दोबारा आते हैं, डायग्राम में देखें ज़रा, ये इसका वेट डाउनवर्ड W2 और रिएक्शन ऑफ द टेबल आर अपवर्ड। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो रिएक्शन और वेट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे रहेगी नेट फोर्स, नेट फोर्स किसके बराबर आएगी, टेंशन के। नेट फोर्स किसके बराबर आएगी, F2 इज इक्वल टू टी के। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F2 किसके बराबर होता है, M2A के, तो M2A इज इक्वल टू टी।
m2 इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर आप कह दें 2, इक्वेशन नंबर 1 को 2 में ऐड कर दें। अगेन एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए 1 2 को ऐड करेंगे, इधर आ जाएगा m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस टी प्लस टी, टी से कट गया तो यहाँ से a कॉमन ले लिया, m1 m2 इज इक्वल टू m1g, ठीक है। तो a इज इक्वल टू m1g और ये m1 m प्लस m2 इधर आकर डिवाइड हो गया, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपने टेंशन मालूम करना है तो ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ये जिसको मैंने अब सर्कल किया है आप इसमें पुट कर देंगे, आपके पास टेंशन आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन 2 में, तो वहाँ पे पुट करेंगे m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू t, ये टेंशन आ जाएगी, ठीक है। इसके लिए टेंशन की हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे आपके पास टेंशन आ जाएगी। तो ये था हमारे पास एक्सेलरेशन और टेंशन बोथ केसेस, यानी जब दोनों बॉडीज़ हैंगिंग वर्टिकली और जब एक बॉडी वर्टिकली और दूसरी हॉरिजॉन्टल पड़ी होगी।